आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो ये जो चैप्टर है आपका सेकंड बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो बंटी हुई है, कितने लैंड एरिया पे पॉपुलेशन रहती है। तो जो इंडिया है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि जितनी भी पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर उसमें से जो इंडिया है वो एक है। तो मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, 100% लैंड एरिया है, तो उसमें से जो 2.4% लैंड एरिया है ना वही है इंडिया के पास में। और साथ ही मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, 100 लोग रहते हैं, तो उन 100 लोगों में से जो 17.5% लोग हैं वो क्या है, हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं पूरे वर्ल्ड में से। तो इंडिया के अंदर 2.4% लैंड एरिया के ऊपर टोटल 17.5% लोग रहते हैं। और जो इंडिया है वो क्या है, सेकंड प्लेस पे आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन के मामले में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन से रिलेटेड इंडिया क्या है, दूसरे नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे आता है चाइना, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। और साथ ही में हमें यहाँ पर बता रखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उससे 40 गुना ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। तो देख सकते हो इंडिया की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़ 2 लाख। तो जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमें क्या है, प्रॉब्लम्स तो आ ही आएगी ना। तो इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें दो मेन प्रॉब्लम्स आती है। पहली है पॉवर्टी, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से गरीबी आएगी। और दूसरा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो ये याद रखना। तो अब मान लेते हैं इंडिया के अंदर टोटल 100% लोग रहते हैं, तो उस 100% लोग में से जो 68.8% लोग हैं वो क्या है, विलेजेस यानी कि गांव के अंदर रहते हैं। यानी कि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो रूरल है, और इसी के साथ साथ वो गांव के अंदर तो रहते हैं। और जो गांव वाले भी ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादातर लोग गाँव में हैं। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो जनगणना होती है वो पॉपुलेशन की, वो कब स्टार्ट हुई। तो पहली जो सेंसस है, यानी कि पहली जो जनगणना है वो हुई तो 1872 के अंदर थी इंडिया के अंदर, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं मानी जाती। अगर क्वेश्चन आ गया तो व्हेन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सेंसस हेल्ड, तो आप लिखोगे 1872। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि कब इंडिया की कंप्लीट जनगणना हुई थी, तो आप लिखोगे 1881 के अंदर। तो देखते हैं ऐसा क्यों। तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आई, वो क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। अब मान लो मैं क्या हूँ, दिल्ली में रहती हूँ और मेरी जो फैमिली है वो मुंबई में रहती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, जो मुंबई वाली सेंसस हुई उसमें भी मेरा नाम आ गया, और जो दिल्ली वाली हुई उसमें भी मेरा नाम आ गया। यानी कि यहाँ पे माइग्रेशन का नहीं आया, सीधा ही जो जहाँ पर रहता है उसका दो दो बार नाम आ गया। तो इस प्रॉब्लम की वजह से लगा कि ये जो आंकड़े हैं वो गलत हो रहे हैं, जो एक जना है वो दो दो बार क्या है काउंट हो रहा है। तो इस वजह से ये कंप्लीट सेंसस नहीं मानी जाती। और वहीं 1881 में जो माइग्रेशन इंक्लूडेड हुई इसके अंदर, यानी कि अब मान लो मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ तो वहीं पे काउंट होंगी, भले ही बर्थ प्लेस कौन सा ही क्यों ना हो। तो ये जो माइग्रेशन है वो 1881 के इंक्लूड की गई, जहाँ पे हमें पता चला कि जो माइग्रेट होके पर्सन जहाँ पर चला गया है उसकी काउंटिंग वहीं पर होगी, उसके बर्थ प्लेस पर नहीं होगी। अब आता है हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि किस स्टेट के अंदर इंडिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, किन स्टेट्स के अंदर जो इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो रहती है। तो ये सब जानते हैं। तो जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है वो है 1210.2 मिलियंस, यानी कि 121 करोड़। और ये जो पॉपुलेशन है वो 2011 की सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से है। तो अभी जो इंडिया की सेंसस है ना वो 2021 के अंदर होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाई। अब देखते हैं ये 2022 में होती है या 2023 के अंदर होती है। तो इंडिया के अंदर जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल जो हमारी हमने देखी थी 121 करोड़ में से 19 करोड़ 95 लाख जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहती है इंडिया की।
और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये जो 5 स्टेट है उसमें क्या है, इंडिया की आधी पॉपुलेशन रहती है। तो ये भी याद रखना क्योंकि ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इन 5 स्टेट को मिलाने के साथ साथ जो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात है, तो यहाँ पे तमिलनाडु की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसे सही कर लेना। तो अभी जो मैंने आपको 10 स्टेट्स के नाम बताए उसमें जो इंडिया की 76% पॉपुलेशन है वो रहती है। अब मान लो इंडिया के अंदर टोटल 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों में से क्या है, 76 लोग हैं वो इन 10 स्टेट्स के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ये टॉपिक चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम दूसरी ओर देखें, जो जम्मू और कश्मीर जैसे स्टेट है उनके अंदर 1.4% लोग रहते हैं, यानी कि भारत के अंदर अगर 100 लोग रहते हैं उसमें सिर्फ मान लो एक जो लोग है, यानी कि एक जो आदमी है वही जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है। और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो 1 से कम भी % जो लोग हैं वो रहते हैं। और उसी के साथ साथ जो उत्तराखंड है उसमें क्या है, 0.84% लोग रहते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो 1% से भी कम पॉपुलेशन रहती है। तो इन 3 स्टेट से हमें पता चलता है कि इनका जो जियोग्राफिकल यानी कि इनका जो लैंड एरिया है वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा है इसकी पॉपुलेशन की वजह, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे कम है और जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इंडिया में स्टेट वाइज बात करें पॉपुलेशन की, तो इंडिया में स्टेट वाइज सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम के अंदर, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और अगर हम यूनियन टेरिटरी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है दिल्ली के अंदर, जो कि है 16.75 मिलियन। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को ओवरऑल एनालाइज करें तो यहाँ पे क्या है, 11 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहाँ पे जो एरिया है वो तो बहुत कम है लेकिन जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हमारा टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अभी हमने देखा कोई जो स्टेट्स है उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो ऐसा क्यों है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे रीज़न आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल फैक्टर, यानी कि फिजिकल फैक्टर की वजह से जो कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं पर कम है। और इसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स में भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि रिलीफ, और इसका मतलब होता है कि इलाके, यानी कि जहाँ पर प्लेन एरिया होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। दूसरा आता है हमारे पास क्लाइमेट, यानी कि जहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और क्लाइमेट सूटेबल नहीं होगा वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कम होगी। और वैसे ही आता है हमारे पास वाटर, यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा, जहाँ पानी कम वहाँ पॉपुलेशन कम। तो ये थे हमारे 3 मेन फिजिकल फैक्टर्स। तो अगर हम देखें जो नॉर्थ इंडिया में प्लेन वाला एरियाज़ है, यानी कि जहाँ पे समतल भूमि है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो डेल्टास वाला एरिया, यानी कि डेल्टास वो होते हैं जहाँ पे नदी लास्ट में आके अपना जो मुंह है वो खोलती है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स यानी कि इंडिया का जो वी शेप वाला एरियाज़ है उसे हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो यहाँ इन तीनों इलाकों में इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और बाकी इलाकों में थोड़ी कम है। अब जो राजस्थान है उसमें पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, अब बढ़ गई है क्योंकि वहाँ पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। किसकी वजह से, जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है उसकी वजह से। 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और सेकेंड 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है कि जो झारखंड है उसमें कैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है। उसमें जो झारखंड है उसका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उससे उसको क्या है, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं, इस वजह से वहाँ पे भी पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है। तो अभी हमने देखे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के फिजिकल फैक्टर, अब हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो वैसे तो मैंने आपको ये दोनों एक ही में बता दिए हैं, लेकिन आपका अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप एक फिजिकल, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक और तीसरा हिस्टोरिकल फैक्टर लिख सकते हैं। तो अब क्या है ना, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है, यानी कि अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन गया है, इंडस्ट्रीज जगह जगह पे सेटअप हो रही है और शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जैसे कि बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, अर्बनाइजेशन भी है और यहाँ पे मतलब क्या है, डेवलपमेंट हो रही है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो इसी वजह से जो बड़े बड़े शहर है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी कि मान लो
1 किलोमीटर का एरिया है, तो उस 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी को मेजर करने का एक फॉर्मूला है, वो है टोटल पॉपुलेशन बाय में टोटल एरिया इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ, एक तो टोटल पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक इंडिया का टोटल एरिया कितना है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन, याद रखना कि इंडिया की डेंसिटी क्या है, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, और इसका आंसर होगा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इंडिया के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, 382 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इंडिया में हर जगह में क्या है 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, हमें जो इंडिया का टोटल एरिया है और टोटल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पता चला, इस जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इससे पता चला है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल देखी जा सकती है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज एरिया वाइज बात करें तो इतनी नहीं आती, इससे भी और ज़्यादा आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें क्या है, बिल्कुल ही धीरे धीरे है वो इंक्रीज़ आ रहा था, जब तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई थी। लेकिन पिछले 50 सालों के अंदर जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो क्या है 117 और बढ़ गई थी, यानी कि 200 तो पहले से ही थी, अब 117 उसमें और ऐड हो गई थी 1951 के अंदर। और अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो ये और भी ज़्यादा बढ़कर हो गई थी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें एकदम से इंक्रीज़ कब आया, तो इसमें एकदम से इंक्रीज़ आया था 1951 में। अब हमारा टॉपिक आता है स्टेट लेवल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है ना, हम पॉपुलेशन डेंसिटी को स्पेटियल पैटर्न से क्या है एनालाइज करेंगे। स्पेटियल पैटर्न का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो यहाँ पर हम क्या है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम स्टेट वाइज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यानी कि जिस स्टेट के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन रहती है पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, तो इसे याद रखना। तो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की हाईएस्ट में बात करें, यानी कि किस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है बिहार की, जो कि है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि बिहार के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। और वहीं पर दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, तीसरे पे है यूपी, और चौथे नंबर पे है केरला। और अगर हम पेनिसुलर इंडिया की बात करें, यानी कि जो वी वाला शेप बनता है जहाँ पे इंडिया का, तो उस रीजन के अंदर जो केरला और तमिलनाडु है इनकी क्या है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पेनिसुलर इंडिया में पहले नंबर पे आता है केरला, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 859 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं पर तमिलनाडु की है 555 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करते हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, वो स्टेट है आसाम, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो ये तो थे हमारे स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है और किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी लो है। तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो दिल्ली है उसकी क्या है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि है 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम जिसकी है वो है अंडमान एंड निकोबार, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि किस यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है, तो आप दिल्ली लिखोगे। तो ध्यान देना कि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है या स्टेट लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर स्टेट वाइज पूछा हुआ तो स्टेट की बताना है, अगर यूनियन टेरिटरीज़ की पूछी हुई है तो यूनियन टेरिटरीज़ की बताना है। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना वो 3 तरह की होती है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें बुक में दिया हुआ है तो हमें कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है बोर्ड की क्लास है। तो सबसे पहला आता है अर्थमेटिकल डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है टोटल पॉपुलेशन बाय में टोटल एरिया, यानी कि कितने एरिया पे कितनी जो पॉपुलेशन है वो रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन बाय में नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो नेट कल्टीवेटेड एरिया के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चरल डेंसिटी,
और इसका फॉर्मूला है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय में नेट कल्टेबल एरिया। और इसका मतलब है कि कितने एरिया पे जो कितने लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है टाइम के दो पॉइंट के बीच में, और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है। अब मान लो 2011 से लेके 2021 तक जो भी पॉपुलेशन या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ना वो कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। अब मान लो ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है 2011 से 2021 तक का ही होगा, ये आप क्या है 2011 से लेके 2012 तक का भी कर सकते हो, यानी कि 2 टाइम पीरियड होने चाहिए। और ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है 2 टाइप्स की है। पहली है पॉजिटिव ग्रोथ, और पॉजिटिव ग्रोथ में क्या होता है, जब जो पॉपुलेशन है वो क्या है बढ़ती है टाइम के 2 पॉइंट्स के बीच में। मान लो 2011 से लेके 2012 तक अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो क्या है पॉजिटिव ग्रोथ है। और नेगेटिव ग्रोथ क्या होता है, जब जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है टाइम के 2 पॉइंट्स के बीच में। अब मान लो जो पॉपुलेशन है वो 2018 से लेके 2020 तक क्या है कम हो गई, यानी कि उसमें क्या है डिक्रीज आ गया, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो याद रखना ग्रोथ 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारा टॉपिक आता है फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस किस स्टेज में हुई है वो हम देखने वाले हैं। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो टोटल क्या है 4 फेजेस में बढ़ी है, 1901 से लेके 1911 तक। और ये जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है 407.67%। तो अब हम जानने वाले हैं इंडिया के पॉपुलेशन की 4 फेजेस कौन कौन सी थी। तो पहली फेज है हमारी पीरियड ऑफ स्टेगनेंट ग्रोथ रेट, जो कि था 1921 से पहले का। तो इसमें जो हमारी पॉपुलेशन थी ना वो क्या है ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही थी, स्टेगनेंट ही थी। और इस स्टेगनेंट ग्रोथ में क्या हुआ, जो नेगेटिव ग्रोथ थी वो हमें देखने को मिली थी 1911 से लेके 1921 के बीच में। और इस पीरियड के अंदर जो डेथ रेट और बर्थ रेट थे वो दोनों ही क्या थे, हाई थे। और हम पॉपुलेशन ना बढ़ने का कारण देखें तो यहाँ पे हो सकता है कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल सर्विसेज ना होने की वजह से लोगों की मौत हो रही हो, और एक तो क्या थी, इलिटरेसी थी और इनसफिशिएंट फूड था, जिसकी वजह से लोगों की जो मौतें हैं वो ज़्यादा हो रही थी। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ पा रही थी। और ये जो 1921 ईयर था उसे क्या है डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है। और इसको डेमोग्राफिक डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 के बाद में कभी भी इंडिया की पॉपुलेशन गिरी नहीं, वो क्या है बढ़ती ही चली गई। और आपको पता ही होगा जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, उसमें भी हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं उन्होंने अपनी जानें गंवा दी थी। और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 भी जो हाई डेथ रेट है उसकी एक वजह रही थी। तो अब आता है हमारे पास पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट। तो इसके अंदर क्या था, जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ी तो थी लेकिन क्या है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ी थी। और ये है हमारा 1921 से लेके 1951 तक का समय। तो 1921 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 251 मिलियन, और जो 1951 में बढ़कर हो गई थी 361 मिलियन, यानी कि ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। और उस समय ग्रोथ रेट था 47.3%। और ये जो टर्म है वो पूरी याद रखना। और इस पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ में क्या था ना, जो डेथ रेट थी वो तो क्या है अब कम हो गई थी, लेकिन जो बर्थ रेट है वो बढ़ चुकी थी। और डेथ रेट कम होने का कारण ये था कि मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो चुकी थी, और साथ ही जो भुखमरी थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। और बर्थ रेट बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बर्थ रेट बढ़ गया था, बढ़ा था लेकिन थोड़ा बहुत बर्थ रेट यहाँ पे बढ़ा था। और इसे क्या है मोर्टेलिटी इंड्यूस ग्रोथ भी कहा जाता है। और इसको मोर्टेलिटी इंड्यूस ग्रोथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो डेथ रेट थे वो कम हो चुके थे, और उसी के साथ साथ जो बर्थ रेट थे वो थोड़े बहुत बढ़ चुके थे। और ये क्या एक बहुत ही अच्छी बात थी कि हमारा जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो भी हुआ था 1920s, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में फिर भी हमने थोड़ी बहुत ग्रोथ की, और साथ ही के साथ जो हमने भूखमरी है उसके ऊपर भी काबू पाने की कोशिश की। तो अब हमारे पास आता है थर्ड फेज, जिसका नाम है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ रेट, यानी कि यहाँ से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, जो कि था 1951 से लेकर 1981 तक। यहाँ पे 1851 नहीं 1951 आएगा। तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि जो हाई बर्थ रेट है वो हो चुके थे।
और हर साल जो हमारा ग्रोथ रेट है वो था 2.2%, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई था। और इसी बीच हमने क्या है प्रोजेक्ट्स भी बनाए इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो लिविंग कंडीशन है उसको भी बेटर करने के लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसका एक कारण हो सकता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, क्योंकि आपने देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया में आ गए थे, और साथ ही जो बांग्लादेश सीन हुआ था उस वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर आए थे। तो ये जो पॉपुलेशन नेचुरली बहुत ही ज़्यादा बढ़ी, इस वजह से इसे क्या है फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ भी कहा जाता है। फोर्थ फेज है हमारे पास पीरियड ऑफ डिक्लाइन ग्रोथ रेट, यानी कि यहाँ से जो हमारी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी, और ये समय था 1981 के बाद का। तो जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है वो हमें देखने को मिली थी 1971 में, जो कि थी 2.48%, और ये क्या है 1981 में कम हो गई, वो हो गई 2.46%। देख सकते हैं आप कैसे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है कम हुई धीरे धीरे। और ये बात याद रखना कि जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कम होकर हो गया था 1.76% 2011 में। और ये जो बर्थ रेट कम हुआ इसकी वजह ये नहीं थी कि यहाँ पे कोई भुखमरी आ गई थी, नहीं। यहाँ पे से जो लोग हैं वो क्या फैमिली प्लानिंग करना शुरू करने लग गए थे, और इनको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई थी शॉर्ट फैमिलीज़ की। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने का ट्रेंड है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे है। तो अब हमारा टॉपिक आता है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टेट वाइज और एरिया वाइज की किस तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारी इंडिया की हुई। तो जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना इंडिया का 2001 से लेके 2011 तक का, वो है 1.76%। लेकिन ये क्या है एक सही हमें पिक्चर शो नहीं करता अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज ग्रोथ रेट की। अब मान लो कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 1.76% है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो पंजाब होगा या हरियाणा होगा उसका भी ग्रोथ रेट 1.76% होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमें क्या है एक पूरे नेशन की मिल जाती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज करेंगे ना तो हमें क्या है अलग अलग ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। तो अगर हम इंडिया में वेस्ट से लेके ईस्ट तक देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, और जो नॉर्थ सेंट्रल पार्ट है कंट्री का, वहाँ पे क्या है हाई ग्रोथ रेट है साउदर्न पार्ट से। तो अब हम देखते हैं स्टेट ग्रोथ रेट में कि किस स्टेट का कितना ग्रोथ रेट है। तो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट का ग्रोथ रेट है उसका नाम है मेघालय, जो कि है 27.8%। अब देख लो इंडिया का कितना था 1.76% था, तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो आंकड़े हैं वो बदल गई हैं। और एक बार जो नागालैंड का ग्रोथ रेट था वो क्या है नेगेटिव में हमें देखा गया था, और जो कि था -0.47%। और इसी तरह से जो सबसे कम भी जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या है नागालैंड का ही है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है दादरा एंड नगर हवेली का, जो कि है 55.5%, और सबसे कम ग्रोथ रेट है लक्षद्वीप का, जो कि है 6.2%। तो आपको ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के जो हाईएस्ट और लोएस्ट वाले हैं ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। तो अब हमारा टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो क्या है एज ग्रुप के बीच में आती है 10 से लेके 19 साल की। और ये जो एडोलेसेंट है, अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से बात करें इंडिया की, मान लो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 100%, तो उन 100% में से 20% जो पॉपुलेशन है वो क्या है एडोलेसेंट की है। तो अगर हम इस 20.9% में से मेल और फीमेल के अलग अलग आंकड़े देखते हैं तो जो मेल एडोलेसेंट है वो है 52.7%, और फीमेल एडोलेसेंट की जो संख्या है वो है 47.3%। तो ये जो एडोलेसेंट होते हैं ना इनके पास क्या है हाई पोटेंशियल होता है, यानी कि बहुत सारा पोटेंशियल होता है कोई भी काम करने के लिए, लेकिन ये सेम टाइप पे क्या है वनरेबल भी होते हैं, यानी कि उनको क्या है फिजिकली और इमोशनली हर्ट करना बहुत आसान होता है अगर उनको अच्छे से गाइड ना किया जाए। और अगर एडोलेसेंट को अच्छे से गाइड नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि वो बुरी लत में भी पड़ जाए। तो जो हमारी सोसाइटी है ना उसके अंदर एडोलेसेंट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एडोलेसेंट क्या है बच्चे ही हैं और उनकी क्या है लोअर एज में मैरिज ही करा दी जाती है,
जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और हमें एडोलेसेंट में क्या है, इलिटरेसी भी देखने को मिलती है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, यानी कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मान लो 5th तक बच्चे बहुत ज़्यादा हैं स्कूल में, उसके बाद में कम होंगे, 10th तक और कम रह जाएंगे, 12th तक और कम रह जाएंगे, और BA में तो बहुत ही कम बच्चे जा पाते हैं। नेक्स्ट है लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल ही नहीं पाते, उनकी घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती, और कईयों को मिल पाते हैं, वो जंक फूड में अपना बिजी रहते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या है, हेल्थ तो खराब होगी ही होगी। और क्या है, जो कमिटमेंट्स करती हैं क्राइम की, वो भी क्या है बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या है गलत संगत में आके क्राइम वगैरह करने लग जाते हैं, नशे भी करते हैं। तो ये एडोलेसेंट क्या है वनरेबल होती हैं, यानी कि बहुत ही इनको आसान होता है फिज़िकली और इमोशनली हार्म करना। तो इनको हमें क्या है अच्छे से गाइड करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या है, जो यूथ है हमारा, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या है पॉलिसीज़ भी बनाई है, जो कि है नेशनल यूथ पॉलिसी, जो लॉन्च हुई थी 2014 के अंदर। और इसमें क्या है, जो इंडिया का यूथ है उसकी क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है, यानी कि जो यूथ है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करे। और एक पॉलिसी और निकाली थी 2015 के अंदर, जो थी नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि क्या है यूथ के लिए ही थी। अब हमारा टॉपिक आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब वैसे पार्ट्स ही होता है, और इसके अंदर क्या है, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो एनालिसिस करता है पॉपुलेशन की एज को, उनका रेजिडेंस क्या है, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक को, ट्राइब, उनका लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, लिटरेसी है या नहीं, एजुकेशन को, और जो ऑक्यूपेशन क्या क्या है, उन सब को क्या है एनालाइज करता है। लेकिन यहाँ पर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में सिर्फ रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज, रिलीजन और ऑक्यूपेशन ही क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो जो मोस्ट ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है, या तो रूरल में रहती है या अर्बन एरियाज में रहती है। और रूरल एरियाज का मतलब होता है विलेजेस, और अर्बन का मतलब होता है सिटीज़। तो ये जो रूरल और अर्बन एरियाज़ है वो क्या एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग होता है, उनका ऑक्यूपेशन भी क्या है अलग होता है। शहरों में लोग अलग काम करते हैं, गांव में अलग काम करते हैं, और उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी क्या है अलग अलग होता है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो मैं चैप्टर करा रही हूँ ना वो आपका अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है, और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बनाकर समझा रही हूँ, ताकि अगर आपको इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या है आसानी से लिख पाओ। तो ये माना कि ये NCERT की तरह नहीं है, लेकिन एक नोट्स फॉर्म में है जो आपको क्या है ईजिली समझ आ जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रूरल पॉपुलेशन के बारे में। तो मान लो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 100%, और उसमें से जो 6.8% लोग हैं वो क्या है गांव में रहते हैं, और ये 6.8% होता है लगभग 833 मिलियन रूरल पॉपुलेशन के मामले में। और क्या आप लोग जानते हैं इंडिया के अंदर 6,40,867 गांव हैं, और ये जो आंकड़े हैं वो हमें 2011 की जो जनगणना है उससे मिले हैं। तो अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में रहती है, तो वो रहती है सिक्किम और बिहार के अंदर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और रूरल में हम देखें ऑक्यूपेशन क्या क्या है, तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है ना, जो मोस्टली लोग होते हैं वो क्या प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो होती है, यानी कि गांव में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है वही क्या है उनका सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब आता है हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि जो शहर की पॉपुलेशन होती है। तो हमने देखा कि 68.8% जो लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और जो बच गए 31.16% वो क्या सिटीज़ में ही रहेंगे। और जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है वो स्टेट है गोवा। अब आपसे है ना एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है, तो इसका आंसर भी होगा गोवा। और अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या होता है ना, लोग क्या है इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में, यानी कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण।
तो ऐसा तो था नहीं कि जो शहर है वो ऐसे एकदम से ही खड़े हो गए, नहीं। ये क्या एक प्रोसेस हुई जिसके अंदर क्या है ट्रांसफॉर्म हुए जो रूरल एरियाज़ है वो क्या है अर्बन एरियाज़ के अंदर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ लगी, मार्केट्स बनी। तो वो पहले क्या है रूरल एरियाज़ ही थे, बाद में क्या है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोवा क्या है सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है उसके अंदर। तो गोवा क्या है मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है जिसकी जो पॉपुलेशन है 62.17% क्या है अर्बन एरियाज़ में रहती है। तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ वाइज बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है वो दिल्ली और उसके बाद क्या है चंडीगढ़ में रहती है। और अगर हम बात करें कि किस यूनियन टेरिटरी में सबसे कम अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन रहती है, तो वो दो हैं अंडमान एंड निकोबार और दादरा और नगर हवेली। और यहाँ से अगर आप चाहें तो परसेंटेज भी याद रख सकते हैं। और ये जो अर्बन पॉपुलेशन है ना उसकी ग्रोथ भी क्या है बहुत अच्छे से बढ़ी है, और इसके रीजंस है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके कारण भी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बढ़ी है। साथ ही साथ क्या है इम्प्रूवमेंट हो गया है हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशन के अंदर, जिस वजह से भी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ हुई है। अब हमारे पास आता है लैंग्विस्टिक कंपोजिशन, जिसके अंदर हम जो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो जो इंडिया है ना वो क्या है लैंड ऑफ लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यानी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जो ग्रियर्सन है उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्विस्टिक सर्वे था इंडिया का, जो कि 1903 से लेके 1928 तक के बीच में था, और उसके अंदर 179 लैंग्वेजेस थी इंडिया के अंदर, और 170 लैंग्वेजेस के अलावा 544 डायलेक्ट्स थी, यानी कि 544 बोलियां थी। तो ये तो बात हुई सर्वे की, लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारे पास क्या है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, और उनके अंदर से जो हिंदी है वो क्या है सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर करती है, यानी कि जो हिंदी है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। और जो लैंग्वेजेस सबसे कम बोली जाती हैं वो है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। तो कई बार आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक एक्ट हुआ था 20 अगस्त 1992 के अंदर, जिसके अंदर जो 3 लैंग्वेजेस है वो ऐड की गई थी हमारे 8 शेड्यूल के अंदर, जो थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो अब हमारा टॉपिक आता है लैंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। तो इंडिया के अंदर जो लैंग्वेजेस बिलोंग करती है वो क्या है 4 फैमिलीज से बिलोंग करती है, और उन 4 फैमिलीज़ की क्या है सब फैमिलीज़ भी है और ब्रांचेस और ग्रुप्स भी हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या है फैमिली और सब फैमिली ही पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा 4 लैंग्वेज फैमिली है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहली है हमारी ऑस्ट्रिक निषादा, इसे ऑस्ट्रिक और निषादा भी कहते हैं, और इसकी सब फैमिली है ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन। सेकेंड है हमारे पास ड्रेविडियन, और जिसकी सब फैमिली है साउथ सेंट्रल नॉर्थ ड्रेविडियन। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइनो तिब्बतन, और जिसे हम किराटा भी कहते हैं, और इसकी सब फैमिली है तिब्बतो म्यांमारी साइमीज चाइनीज़। और लास्ट हमारी फैमिली है इंडो यूरोपियन, जिसे हम आर्यन भी कहते हैं, और इसकी सब फैमिली है इंडो आर्यन। अगर हम बात करें इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी फैमिली बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंडो यूरोपियन, और जिसे हम आर्यन भी कहती हैं, और ये बोली जाती है 73%। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और सबसे कम जो बोली जाती है वो है किराटा, जो कि बोली जाती है 0.85%। अब हमारे टॉपिक आता है रिलीजियस कंपोजिशन, जिसके अंदर हम अलग अलग धर्मों के बारे में जानने वाले हैं। तो रिलीजन क्या है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल और कल्चरल एट्रीब्यूट, या हम कह सकते हैं कि फीचर है इंडिया की पॉपुलेशन का। इंडिया क्या है बर्थ प्लेस है 4 मेजर रिलीजन का, यानी कि इंडिया के अंदर 4 मेजर रिलीजन बने थे। पहला है हिंदुइज़्म, दूसरा है बुद्धिज़्म, तीसरा है जैनिज़्म और चौथा है सिखिज़्म। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रिलीजन है वो है हिंदुइज़्म, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो है हिंदुइज़्म। तो अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा हर धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदूज़ की। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिंदुइज़्म है वो क्या है लार्जेस्ट पार्ट कवर करता है इंडिया का विद 79.8%, यानी कि हिंदुइज़्म क्या है फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर 79.8% लोगों के द्वारा। और ये क्या है जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स है जम्मू कश्मीर की जो हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट साइड, वहाँ पे ये थोड़ा कम है, लेकिन
जो एरियाज़ हैं डेक्कन प्लेट्यू और गंगा प्लेन के पास, वहाँ पे जो हिंदूज़ हैं वो क्या है बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है, तो वो रहती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि है 95.4%। और जो लोवेस्ट हिंदूज़ है वो पाए जाते हैं मिज़ोरम के अंदर, यानी कि अगर मिज़ोरम में 100% कोई रिलीजन रहता है तो उनमें से सिर्फ 3.6% ही क्या है हिंदूज़ हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट आता है मुस्लिम, जो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ग्रुप है हिंदूज़ के बाद, तो वो है मुस्लिम्स। जो मेजर मुस्लिम एरियाज़ हैं, यानी कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा पाए जाते हैं, वो है जो कश्मीर वैली है और जो अपर पार्ट है गंगा प्लेन्स के, वहाँ पे जो मुस्लिम है वो ज़्यादा रहते हैं। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। तो अब हमारा रिलीजन आता है क्रिश्चियंस। तो ये जो क्रिश्चियन है ना वो ज़्यादातर क्या है रूरल एरियाज़ यानी कि गांव के एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अगर स्टेट वाइज बात करें तो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हमें केरला में मिलते हैं। अब आते हैं सिख्स। तो ऐसा इंडिया के अंदर कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पे जो सिख पॉपुलेशन है वो ना पाई जाती हो। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो है वो है पंजाब के अंदर सिख्स पाए जाते हैं। तो बातें हैं बुद्धिस्ट, और ये क्या है सबसे स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इंडिया के अंदर। अगर स्टेट वाइज बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। तो अब आता है हमारे पास जैन्स, और ये इनकी जो मेजोरिटी है ना वो क्या है अर्बन एरियाज़ यानी कि सिटीज़ के अंदर पाई जाती है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो ये रहते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। अब हमारा टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या है वर्क के बेस पे जो पॉपुलेशन है वो 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मेन वर्कर। तो जो लोग पूरे साल में 183 दिन या उससे ज़्यादा काम करते हैं वो आते हैं मेन वर्कर के अंदर। और ये क्या है वर्क कर सकते हैं 6 महीने या उससे ज़्यादा का समय भी हो सकता है, और उस काम के लिए उनको क्या है पैसे भी मिलते हों, तो वो क्या होंगे हमारे मेन वर्कर होंगे। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन में से मेन वर्कर के परसेंटेज की बात करें तो वो आती है 30.4%। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल वर्कर। तो जो लोग 183 डेज़ या फिर 6 महीने से कम काम करते हो पूरे साल के अंदर, वो होती हैं मार्जिनल वर्कर्स। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन में से बात करें तो मार्जिनल वर्कर की जो परसेंटेज है वो है 8.7%। उसके बाद में आते हैं नॉन वर्कर्स। तो नॉन वर्कर कौन से होते हैं? जो क्या है कोई भी अपनी अर्निंग नहीं करते अपने जीवन को जीने के लिए पूरे साल के अंदर। अब मान लो इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, वो आते हैं हमारे नॉन वर्कर्स में। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने पैसों की नीड्स के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं पैसों के लिए। तो अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की परसेंटेज में नॉन वर्कर्स की बात करें तो वो है 60.9%। तो अब हमारा टॉपिक आता है पार्टिसिपेशन रेट। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो जो प्रोपोर्शन होता है वर्कर्स का पॉपुलेशन के अंदर, उसको एक्सप्रेस किया जाए रेट या परसेंटेज से, उसे हम क्या है पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। और ये जो पार्टिसिपेशन रेट है ना वो मेल और फीमेल्स का क्या है अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो मोस्ट ऑफ द हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की 60% क्या है नॉन वर्कर है, जो कि मेन प्रॉब्लम है। और हमारी ज़्यादा परसेंट नॉन वर्कर है, इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उस पर भी क्या है अफेक्ट पड़ता है। तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन रेट था ना 2001 के अंदर वो था 39%। और जो 16 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके पास क्या है हायर पार्टिसिपेशन रेट है नेशनल एवरेज से, यानी कि नेशनल एवरेज हमारी क्या है 39% है। तो इंडिया के अंदर फीमेल का जो पार्टिसिपेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो क्या है बहुत ही कम होता है। और ये कम क्यों होता है उसके कुछ कारण है वो हम जानते हैं। पहला आता है हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो क्या फीमेल्स के कंधों पर आ जाती है, इसलिए वो बाहर जाकर कोई इकोनॉमिक गेनफुल एक्टिविटी कर ही नहीं पाती। दूसरा है
प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ना होना, क्योंकि जो वुमेन्स है उनको आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले बहुत था कि जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड ही नहीं कराया जाता था। ऐसा मानना था कि वुमेन्स एजुकेट होकर क्या ही करेंगी, लेकिन आज तो ये सिस्टम इतना नहीं चलता, वुमेन्स भी क्या है एजुकेट होने लगी हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी वो क्या है वुमेन्स पर ही आ जाती है। मेल इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते फैमिली की, कि जो सारा कुछ वर्क मैनेजमेंट है घर का वो सारा क्या है वुमेन्स ही देखती है, जिस वजह से उनको टाइम ही नहीं मिलता इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारी जो सोसाइटी है ना वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या सिर्फ मेल के लिए ही है, और जो फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। यानी कि मेल के लिए जो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा दी जाती हैं बजाय कि फीमेल्स के। अब हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस किस ऑक्यूपेशन में है। तो ये जो हम डेमोग्राफिक पैटर्न की स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन की, वो क्या है पूरी नहीं हो सकती बिना ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन के, यानी कि पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन पता लगाए बिना ये जो डेमोग्राफिक पैटर्न की स्टडी है वो पूरी नहीं की जा सकती। तो एक इंडिविजुअल के ऑक्यूपेशन का मतलब है कि वो किस तरह का काम करता है या वो किस प्रोफेशन में है। तो अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। पहली है कल्टीवेटर्स, दूसरी है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तीसरी है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी कि जो घर पे ही अपनी छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह का काम करते हैं वो है, और फोर्थ में आते हैं अदर वर्कर्स। तो अब हम देखते हैं कि सेक्टोरल कंपोजिशन क्या है वर्कफोर्स का 2011 के अंदर। तो हमारी जो मेनली क्या है ना 3 ही एक्टिविटी होती है जो इंडियन पॉपुलेशन करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी। और सेक्टोरल कंपोजिशन का यहाँ पे मतलब है कि ये जो हमारे 3 सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनमें क्या है कितने कितने % जो लोग हैं वो काम करते हैं उनके बारे में हम लोग क्या है जानने वाले हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर है ना उसमें क्या फीमेल सबसे ज़्यादा वर्क करती है, और रिसेंट ईयर में तो ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, इसीलिए जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो हमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। और जो वर्कर्स का प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी अब क्या है थोड़ा हमें डिक्लाइन यानी कि कम होता हुआ दिख रहा है। जो 2001 था उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स का प्रोपोर्शन था वो था 58.2%, जो कि कम होकर 2011 में हो गया था 54.6%। तो जो स्पेटियल वेरिएशन है यानी कि जो अकॉर्डिंग टू प्लेस है पार्टिसिपेशन रेट इंडिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर में, वो क्या है बहुत ही वाइड है, यानी कि बहुत ही बड़ा है। अब हम देखें जो कल्टीवेटर्स है वो किस स्टेट में ज़्यादा हैं, तो वो पाए जाते हैं हिमाचल और नागालैंड के अंदर। और जो लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर हैं वो हमारे पाए जाते हैं बिहार, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। और जो लार्ज नंबर में सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो करते हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी के अंदर। तो अब हम एक नज़र मारते हैं कि हमारी किस सेक्टर के अंदर कितनी पॉपुलेशन काम करती है, और ये जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी 54.6% पॉपुलेशन है, सेकेंडरी में बहुत ही कम 3.8% पॉपुलेशन, और टर्शरी सेक्टर में है 41.6% पॉपुलेशन। तो अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जाके ज्वाइन कर सकती हैं और आप नोट्स ले सकती हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहती हैं 12th ह्यूमैनिटीज़ की इस बार की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर सब कुछ आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और चैप्टर्स की वीडियो भी जल्दी आ जाएंगी तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना। अच्छा एक बात सुनो, वीडियो को लाइक चाहे मत करना, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।